हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस प्यारे से एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारंग में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग जो है एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी जो तैयारियां हैं वो अच्छी ढंग से जो है कर रहे होंगे। तो आप सभी कैसे हैं? कमेंट में जरा बताइएगा भाई साहब आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बातें करने वाले हैं किस चैप्टर के ऊपर। तो भाई साहब हम लोग जो है बातें करेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 2 था, पदार्थों का वर्गीकरण, जो आपके केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं आप सभी का जो विधि है यानी ऊर्ध्वपातन विधि, इसको समझते हैं आखिर इससे हम लोग जो है किस प्रकार मिश्रणों को जो है अलग करते हैं। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि इस विधि का जो है प्रयोग हम लोग वैसे मिश्रणों के अवयवों को अलग करने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी इस विधि का हम लोग प्रयोग किस किस प्रकार के अवयवों को अलग करने करते हैं, जिसका जो है क्या होता है, जिसमें जो है एक अवयव जो है क्या होता है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है तथा दूसरा जो है ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि हम लोग जो है इस विधि का प्रयोग जो है वैसे मिश्रणों के लिए करेंगे जिसमें से जो है कोई एक पदार्थ जो है क्या हो, ऊर्ध्वपातित हो। यानी इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका क्या, नमक, नमक और कपूर का मिश्रण। ठीक है, नमक और कपूर का मिश्रण दोनों को अगर आप एक में मिक्स कर दीजिएगा तो क्या आपको पता चलेगा कि नमक कहाँ है कपूर कहाँ है। ठीक है, इसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग जो है आग पे जो है हम लोग जब इसको गर्म करेंगे तो आपका जो है कपूर जो है क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, यानी गैस रूप में आ जाएगा। ठीक है, सीधे जो है क्या हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा और वो जो है वाष्प के रूप में निकल जाएगा, हमारा मिश्रण अलग हो जाएगा और आपका कपूर अलग हो जाएगा। इस वही बोला जा रहा है कि इस विधि का उपयोग जो है कैसे मिश्रण के लिए किया जाता है, जिसमें से एक जो है क्या ऊर्ध्वपातित हो, जैसे आपका कपूर ऊर्ध्वपातित है और नमक ऊर्ध्वपातित नहीं है। तो इस प्रकार के मिश्रणों को हम लोग क्या कहते हैं, इस विधि को हम लोग करेंगे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन विधि कहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका जो दूसरा विधि है उसको। तो चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं आप सभी का जो अगला टॉपिक है, यानी अगला जो विधि दिया है वो हम लोग देखेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। भाई साहब नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है, चुंबक के उपयोग करके हम लोग जो है इसमें क्या करेंगे, आपके जो मिश्रण के अवयव होंगे उनको हम लोग पृथक करेंगे यानी अलग करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे अलग करेंगे एक बार देख लेते हैं पहले। तो देखिए बोला जा रहा है कि इस विधि का जो है उपयोग वैसे मिश्रणों के अवयवों को अलग करने में किया जाता है जिसका एक अवयव चुंबकीय तथा दूसरा अचुंबकीय पदार्थ हो। इसमें मिश्रण को चुंबक से होकर गुजारा जाता है जिससे चुंबकीय पदार्थ चुंबक से आकर्षित हो जाता है, जबकि अचुंबकीय पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। इस प्रकार दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कि इसका उपयोग जो हम लोग, इस विधि का उपयोग हम लोग वैसे मिश्रणों को अलग करने के लिए करेंगे जिसमें से जो है दो मिश्रण, तो हम लोग मिश्रण लेंगे तो उसमें दो या दो से अधिक अवयव होंगे। तो देखिए उसमें हम लोग अलग कैसे करेंगे, उसको अलग करने के लिए मान लीजिए अगर चुंबक, हम लोग जो एग्जांपल लेते हैं बालू और क्या है लोह चूर्ण का जो है मिश्रण है, यानी लोहा का जो है क्या किया गया, पीस कर जो है चूर्ण बना दिया गया, यानी उसका क्या बना दिया गया है, एकदम से जो है छोटा छोटा कण कर दिया गया है। इतना जो है उसको पीटा गया है, कूटा गया है, रगड़ा गया है, जिससे वो छोटा छोटा कण में जो है परिवर्तित हो गया है। ठीक है, और उस दोनों का ये मिश्रण है। ठीक है, तो उसको अलग करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे। हम लोग जो है एक पट्टे का उपयोग करेंगे। जैसे इसका उपयोग ऐसे होता है, मैं यहां से थोड़ा मिटा देता हूं, आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे। देखिए इसका उपयोग हम लोग किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे इसका उपयोग ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे एक गोल पट्टा ले लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ से फिर एक यहाँ पे गोल पट्टा होता है गोल सा। ठीक है, इसको ऐसे बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे होता है और एक यहाँ पे जस्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों, ये जो आपको छोर दिख रहा है यहाँ पे स्टेन लगा हुआ रहता है। ठीक है, इस स्टेन में जो है ये फंसा हुआ रहता है, यहाँ पे स्टेन में ये फंसा हुआ रहता है। और ये जो है क्या होता है, आपका चक्का होता है, ये नाचने वाला होता है, और इस पे क्या होता है, आपका एक पट्टा लगा हुआ होता है। चक्की मशीन देखा होंगे आप लोग, वहां पे जो पट्टा चलता है वैसे ही लगा होता है। और यहाँ से जो है क्या करेंगे हम लोग, मिश्रणों को यहाँ से जो है गिराते हैं, गिराएंगे तो इसमें तो क्या है, मैग्नेटिक है, ये यहाँ में चुंबक है, ये दोनों चुंबक होता है। और ये पट्टा जो आपका क्या होता है, इसमें भी चुंबक होता है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ से हम लोग गिराएंगे, ये नाचते हुए नीचे गिर जाएगा। जो अवयव होंगे, जो अचुंबकीय पदार्थ होंगे, यहाँ पे नीचे गिर जाएंगे
और जो चुंबकीय होगा ये इसमें चिपक जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इस विधि का उपयोग करके अवयवों को जो है हम लोग अलग करते हैं। एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा लौह और बालू का मिश्रण, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आप सभी का जो अगला विधि है उसको। चलिए अब देखते हैं आप सभी का जो अगला विधि है यानी अपकेंद्रीकरण विधि, इसका उपयोग अब हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बोला जा रहा है कि इस विधि का जो है उपयोग वैसे मिश्रणों के अवयवों को अलग करने में किया जाता है जिसमें किसी द्रव में निलंबित कण मिले हुए होते हैं। यानी इसका जो है कहा जा रहा है इस प्रकार के जो है मिश्रणों का इसमें उपयोग किया जाता है, वैसे मिश्रणों को अलग करने के लिए किया जाता है जिसमें जो है क्या होता है द्रव के अंदर जो है कोई एक जो है क्या होता है आपके जो है निलंबित कण जो है मिले हुए होते हैं, ठीक है। वैसे मिश्रणों के लिए अलग किया जाता है। तो उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा आपका जो आपका दूध होता है, दही होता है, उससे मक्खन को जो है निकालना, दूध से मक्खन को निकालना, ठीक है। क्या किया जाता है उसका आगे देखिए किस प्रकार से निकाला जाता है। इसमें जो है क्या होता है मिश्रण को अर्धघूर्णित किया जाता है, यानी इसमें जो है मिश्रण को कस के घुमाया जाता है, ठीक है। एकदम गोल गोल घुमा घुमा के जो है क्या किया जाता है जिससे जो है निलंबन के कण जो है क्या हो जाता है संकंदित होकर जो है अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे बात की जाए अगर एक तो हो गया सर जी, ठीक है। अगर हम लोग जो है क्या करेंगे आपका जो है अब अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा जो है दूध से या फिर दही से जो है क्या करेंगे मक्खन को हम लोग अलग करेंगे, ये तो ठीक है। एक और एग्जांपल बता दीजिए। तो अगर आप लोग वॉशिंग मशीन देखे होंगे तो उस समय वॉशिंग मशीन में जो है जब कपड़ा धोया जाता है यानी जब कपड़ा को जो है क्या किया जाता है अंदर रख कर डिटर्जेंट डाल के जो है क्या वॉशिंग मशीन को ऑन किया जाता है तो क्या होता है एकदम से तेजी से घुमा के क्या कर देता है उसमें जो भी आपके कचरे होते हैं उन सभी को जो बाहर निकाल देता है, यानी धुल देता है, एकदम साफ सुथरा अलग अलग कर देता है। आपका जो निलंबित कण क्या हो जाता है अलग हो जाता है और आपका जो है और जो आपका साफ सुथरा कपड़ा जो है अलग हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं आप सभी का जो अगला विधि है उसको। तो चलिए अब देखते हैं यानी आप सभी का जो अब दो जो आपकी विधियां बची हुई है इनको देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है आगे आप सभी के जो भी टॉपिक्स आएंगे उनको देखेंगे, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं हम लोग जो है आपके दो जो विधि दी गई है। पहला विधि आ रहा है आपका रवाकरण विधि, तो इसको समझते हैं पहले ये क्या कहता है। तो देखिए आपका रवाकरण विधि जो है इसका प्रयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये देखिए। ये बोला जा रहा है कि वह प्रक्रिया जो है जिसमें जो है क्या होता है विलयन से जो है शुद्ध ठोस पदार्थ को जो है रवों के रूप में जो है पृथक किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं रवाकरण कहते हैं, ठीक है। यानी कहा जा रहा है कि अगर कोई हमारे पास विलयन है तो उसमें से जो है हमें क्या होना चाहिए शुद्ध रवा को जो हम लोग अगर प्राप्त करना है उस विलयन से तो उस शुद्ध रवा को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है रवाकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर बात की जाए कि रवाकरण विधि के एक एग्जांपल दे दीजिए तो देखिए रवाकरण विधि के एग्जांपल हो जाएंगे आपके डीएपी जो घर पे बनते हैं वो, क्योंकि पहले जो है क्या किया जाता है डीएपी को जो है काफी तापमान देकर उसको जो है क्या किया जाता है द्रव अवस्था में किया जाता है। उसके बाद जो है बालू के छोटे छोटे कण से जो है क्या किया जाता है उनमें मिक्स कर दिया जाता है। जब उसको उनसे गुजारा जाता है तो वो छोटे छोटे जो है दाने के रूप में जो है हो जाते हैं, उससे हमें क्या होता है रवा जो है प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और एक और जो है होता है आपका जो है रवा जो है प्राप्त किया जाता है किससे आपका जो आता है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका भी जो है रवा प्राप्त किया जाता है इसी विधि द्वारा। फिर होता है आपका फिटकिरी, इसका भी रवा प्राप्त किया जाता है इसी सब विधि द्वारा, ठीक है। तो ये सब जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके रवाकरण विधि के। अगर बात की जाए अब अगला जो टॉपिक होगा लास्ट आपका जो विधि होगा यानी रवाकरण विधि इसका, तो देखिए रवाकरण विधि का जो उपयोग जो है सर्वप्रथम जो है किसके लिए किया गया है। रवाकरण विधि का उपयोग जो है सबसे पहले किया गया कि जो रंग होते हैं वो जैसे कि अगर मान लीजिए ब्लू कलर का रंग है तो ब्लू कलर के जैसे अगर आपका पेन है, मान लीजिए आपका ये इस पेपर पे जो आपका पेन यहाँ पे लगा हुआ है ब्लू कलर का, ठीक है, किसका ब्लू का, ठीक है, ब्लू कलर का जो है पेन लगा हुआ है, इंक लगा हुआ है। अगर इस इंक से हमें निकालना है रंग निकालना है आखिर इसमें कौन कौन सा रंग होगा तो उसका जो है प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा, तो उस विधि के उसमें जो है अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका क्रोमेटोग्राफी विधि का, ठीक है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है इस विधि का जो है उपयोग किया जाता है सर्वप्रथम जो किसके लिए किया गया था रंगों के लिए अलग करने के लिए किया गया था, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो इस विधि का उपयोग जो है किसके लिए होता है रंगों को अलग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका जो है देखिए उसके बाद जो कहा गया है कि जो हमारे रंगों को अलग करने के लिए किया गया था, देखिए रंगों का जो है ग्रीक भाषा, ठीक है, आप लोग सब लैटिन भाषा सुने हैं तो इसी प्रकार से जो है क्या होता है ग्रीक भाषा होता है। तो ग्रीक भाषा में जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग क्रोम कहते हैं, ठीक है, जिसके कारण इस विधि का नाम क्या पड़ गया इस विधि का नाम आपका क्रोमेटोग्राफी पड़ा है, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर आप सभी को। चलिए अब बात की जाएगी सर जी अगला जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो देखिए आपके बुक के अकॉर्डिंग जो है आपका अगला टॉपिक जो होगा आपका क्या होगा, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। उसके बाद होगा आपका रासायनिक परिवर्तन यानी कि जो है केमिकल चेंज। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर अभी हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो देखिए भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो पहले कमेंट के अंतर्गत आप लोग जो है बताने का प्रयास कीजिएगा कि आप लोग आखिर जो भौतिक परिवर्तन के बारे में मैं भी जानूं कि आप लोग क्या क्या जानते हैं भाई साहब। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले किसके बारे में। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो देखिए भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फिजिकल चेंज। ठीक है, तो भौतिक नाम से ही पता चल रहा है कि पदार्थों के जो है भौतिक गुण में जो परिवर्तन होगा उसी हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, यानी अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे बात की जाए, अगर मैं आपसे पूछूं एग्जांपल के तौर पे, आप बताइए हमारा जो पानी है, जल है, यानी वो जल जो है क्या हुआ, मैंने उसको गर्म किया, वो जल वाष्प में बदल गया। ठीक है, ये कैसा परिवर्तन हुआ। मैंने आपसे बोला कि जो हमने आपका जो पानी है उसको मैंने ठंडा कर दिया, इतना ठंडा कर दिया कि वो जो है बर्फ अवस्था में आ गया। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा कि भाई साहब बताइए मेरे पास एक पेपर है, पेपर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, ये कौन सा परिवर्तन हुआ। और उसी पेपर को मैंने जो है जला दिया, तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ। तो आप लोग बताइएगा सर जी कि जब आप जो है पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, क्योंकि उसमें जो है कोई नया चीज नहीं बन रहा है। वो पेपर है, उसको मैं काट दे रहा हूं तो पेपर ही रह रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उसके केवल किस चीज में चेंज हो रहा है, उसके भौतिक जो अवस्थाएं हैं उनमें चेंज हो रहा है, यानी उसका आकार बदल रहा है, लेकिन वो चीज वही है। यानी अगर बात की जाए कि मैं मान लीजिए ये आपका पेपर है, ठीक है, इतना बड़ा पेपर नहीं है, मान लीजिए ये पेपर है, मैंने इसको काट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, तो ये क्या हो जाएगा, पेपर ही नहीं रहेगा, पेपर छोड़ के तो कुछ नया चीज नहीं बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, इस बोर्ड को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे रहा हूं तो ये तो बोर्ड ही में रहेगा, दूसरा चीज थोड़े बन जा रहा है। मान लीजिए ग्रीन बोर्ड है, ग्रीन कलर का बोर्ड है, तो क्या आपका जो है व्हाइट कलर का दीवार हो जाएगा, जैसा आपका जो साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या ऐसा हो जाएगा, नहीं ना होगा। इसके किस में चेंज हो रहा है, केवल आकार में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। वही अगर बात की जाए कि मैं इसको जला दूं तो क्या बनेगा, जला दूंगा तो क्या बनेगा, ये बोर्ड रहेगा, नहीं ना रहेगा, ये क्या हो जाएगा, राख बन जाएगा, नया पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया था किसके बारे में, तो एक और एग्जांपल हमने दिया था आपको जो जल से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे जल को जो है हमने गर्म किया, वो जल वाष्प में बदल गया, तो क्या वो रासायनिक परिवर्तन है, नया चीज बन गया, नहीं, उसकी अवस्था में चेंज हुआ है। वो क्या है, पहले वो द्रव अवस्था में था, अब गैस अवस्था में हो गया, उस जलवाष्प को पकड़ के हम उसको ठंडा कर देंगे तो फिर से वो जल बन जाएगा। वही बात की हम लोगों ने कि क्या अगर बर्फ है तो क्या वो भौतिक परिवर्तन होगा कि रासायनिक परिवर्तन होगा। तो देखिए अगर हम बर्फ को जो है पानी को ठंडा किया तो क्या हो गया, बर्फ बन गया, उस बर्फ को हम लोग गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पानी बन जाएगा। यानी उसके केवल किस चीज में परिवर्तन हो रहा है, उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ना कि उसके जो है भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, उसकी अवस्था में केवल परिवर्तन हो रही है। ठीक है, तो इसी प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अभी हम लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को। चलिए अब देखते हैं आप सभी का जो अगला टॉपिक है, यानी भौतिक परिवर्तन के बारे में समझते हैं आखिर ये क्या कहते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया भौतिक परिवर्तन के बारे में, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप एक बार देख लेते हैं हम लोग जो लिखेंगे कैसे। तो देखिए बोला जाएगा कि किसी भी पदार्थ में, देखिए क्या कहा जा रहा है, किसी पदार्थ में होने वाला वैसा परिवर्तन जिसमें उसके केवल भौतिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन हो, जबकि उसके मूल संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई पदार्थ हम लोग ले रहे हैं, अगर उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसके जो है भौतिक गुणों में जो है परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो भी कैसा, अस्थायी, अस्थायी नहीं, और उसके जो है मूल संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना ही उसके द्रव्यमान में कमी हो रही है, ना ही द्रव्यमान ज्यादा हो रहा है, नहीं कम हो रहा है, इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ अगर और कोई नया पदार्थ जो है नहीं बन रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप सभी को, उम्मीद करता हूँ समझ आ गए होंगे। एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो आप लोग लिख लीजिएगा,
मोमबत्ती का पिघलना, पेपर का फाड़ना, पेपर को जो है काटना है, फिर मोमबत्ती का पिघलना हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका जो है क्या हो जाएगा, बर्फ, जल से जो है बर्फ का बनना, ठीक है। तो ये सब जो हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे, आपके जो है भौतिक परिवर्तन के जो है क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आप सभी का जो अगला टॉपिक होगा, यानी रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझते हैं आखिर वो क्या कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं आप सभी का जो अगला टॉपिक है, यानी रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखते हैं आखिर ये जो है क्या कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम लोग जो है भौतिक परिवर्तन को जो है समझे कि इनमें जो है कोई भी गुण में जो है इनके जो है अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। साथ ही साथ ये अपने अवस्था में परिवर्तन करते हैं। इनके द्रव्यमान, संगठन आदि चीजों में जो है क्या होती है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि इसमें जो है कोई भी जो है नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गई थी हम लोगों ने जो बात की थी भौतिक जो है परिवर्तन के बारे में। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा, ठीक उसके विपरीत हो जाएगा, यानी उसके उल्टा हो जाएगा। तो देख लेते हैं भाई सब क्या हो जाएगा। तो देखिए बोला जा रहा है किसी पदार्थ में होने वाला वैसा परिवर्तन जिसमें उसके रासायनिक संगठक द्रव्यमान आदि में अस्थायी परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। ये जो है क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई पदार्थ है उसके जो है क्या हो रहा है, द्रव्यमान संगठक में जो है क्या हो रहा है, अस्थायी जो है परिवर्तन हो रहा है। तो वैसे हम लोग वैसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। एक बात और कि रासायनिक परिवर्तन में जो है क्या होता है, नए गुण वाले नए पदार्थ जो का जो है निर्माण होता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के बात आप लोग अगर कहिएगा आप लोग जो है एग्जाम्पल सर जी बता दीजिए। तो देखिए आपका जो एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, कागज का जो है जलना, ठीक है। आपका जो है कागज जलता है, जैसे मान लीजिए आपका पेपर हो गया, ये पेपर जो है क्या हो रहा है, जल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है क्या बचेगा, राख बचेगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, नए गुण वाले नए पदार्थ का जो है निर्माण हो रहा है। क्या पेपर का गुण इसमें है, क्या जो है राख से हम लोग फिर से पेपर बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, पेपर का जलना। दूसरा हो जाएगा आपका लोहे का जो है क्या होना, जंग लगना, यानी अगर कोई लोहा है तो उसमें जो है जंग लग जा रहा है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है आप सभी को, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग जो है आगे जो आपका जो है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर को समझते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आप सभी का जो है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर को देखते हैं, आखिर इनमें जो है क्या क्या अंतर है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़े हैं उसी आधार पे हम लोग जो है क्या करेंगे, अंतर को जो है देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला अंतर जो है आपका हो जाएगा, कहा जा रहा है कि इसमें जो है पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में जो है परिवर्तन होता है, ठीक है। सिंपल सा बात है भाई, जब भौतिक परिवर्तन है तो क्या होगा, इनके पदार्थ के जो है भौतिक गुणों में ही जो है परिवर्तन होगा। वही आपका जो है रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा, इसमें जो है इसमें जो भी पदार्थ होते हैं उनके जो है रासायनिक गुणों में जो है क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी इनके अंदर जो भी रासायनिक गुण होते हैं उनमें जो है परिवर्तन हो जाता है, यानी इनके भौतिक गुण जो है रासायनिक गुण में जो है परिवर्तित हो जाते हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि भौतिक जो परिवर्तन है इसमें जो है द्रव्यमान में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। यानी अगर कोई पदार्थ है और उसमें जो है भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो इसके जो है द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन जो है नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर बात की जाए कि हमारे रासायनिक परिवर्तन में, तो जो द्रव्यमान है उसमें जो है क्या होगा, परिवर्तन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लीजिए 1 kg का जो है लकड़ी का टुकड़ा अगर जलाते हैं तो क्या उसमें जो राख बचता है क्या वो 1 kg ही रहता है, नहीं ना, वो काफी कम हो जाता है। या फिर आप 100 ग्राम का एक पेपर आप जलाते हैं तो क्या आपका जो एस है यानी जो राखें जो बचती है वो क्या 100 ग्राम ही होती है, नहीं होती है, कम होती है, ठीक है। तो क्या होता है, द्रव्यमान में जो है क्या हो जाता है, उसके कमी हो जाता है, यानी परिवर्तन होता है, ठीक है। अगर बात की जाए तीसरा परिवर्तन, अगर आपका जो है रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत देखा जाए अंतर, तो देखिए हो जाएगा इसमें नए पदार्थ का जो है निर्माण नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो है नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इसका कहने का मतलब है कि जो पदार्थ होता है उसके जो है गुणों में जो है क्या होता है, भौतिक गुणों में जो है परिवर्तन होता है, वो भी कैसे, अस्थायी परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए जल है तो जल से क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, या फिर वो क्या बन सकता है, जलवाष्प बन सकता है। लेकिन अगर बात की जाए इसमें तो नए गुण वाले नए पदार्थ का जो है निर्माण होता है। जैसे कि बात की हम लोगों ने अभी बात किया था कि जो हमारे लकड़ी का जो है टुकड़ा होता है उसको जलाने का, तो ठीक है, अगर हम उसको जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, राख बचेगा। यानी राख क्या है, लकड़ी के टुकड़े से जो है अलग है, वो जो है नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई।
अब देखिए अगला जो है कहा जा रहा है कि ये जो होता है क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी ये जो है अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर बात की जाए कि रासायनिक परिवर्तन का, तो ये जो है क्या होता है, आपका अस्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी एक बार अगर वो दूसरा चीज बन गया तो उससे हम कोई फिर से उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक बार लकड़ी जलकर जो है क्या हुआ, राख बन गया, तो राख से जो हम लोग जो है लकड़ी को जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मोमबत्ती है एक बार पिघल गया तो फिर से उस पिघले हुए मोमबत्ती से हम लोग जो है फिर से क्या प्राप्त कर सकते हैं, मोमबत्ती प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए बोला जा रहा है कि इसमें जो है ऊष्मा परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी अगर बात की जाए कि जैसे कि अगर भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो इसमें जो क्या होगा, उसमें परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर बात की जाए मोमबत्ती के जलाने में, तो जब मोमबत्ती जलता है तो कुछ जो है पदार्थ क्या हो जाते हैं, इसके जो है ऊष्मा के रूप में जो है बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ जो होता है, सभी पदार्थ नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो कोई कोई जो अगर वस्तु जो है उसमें जो है क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, तो ऊष्मा का जो है अवशोषण भी हो सकता है या फिर ऊष्मा जो बाहर में निकल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए इसमें, तो उसमें जो है क्या होता है आपका, इसका जो है ऊष्मा जो है परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। इसमें जो ऊष्मा जो है क्या होता है, परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया में जो ऊष्मा का जो है परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप सभी को। चलिए अब देखते हैं आप सभी का जो अगला टॉपिक है, यानी विलेन को समझते हैं। आखिर विलेन जो है क्या है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को जो है अच्छी तरह से जो है जो भी टॉपिक्स मैंने बताई है, वो सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो अच्छी तरह से जो आप सभी को जो है समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है देखेंगे आगे जो आपका टॉपिक आ रहा है विलेन के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि विलेन जो है आपका क्या होता है। आप जो हम लोग जो कुछ दिन पहले जो मिश्रण के बारे में समझे थे हम लोग, ठीक है, उसी से रिलेटेड जो है आपका विलियन है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है विलियन। तो देखिए विलियन जो है हम लोग दो तरीके से इसका परिभाषा देखेंगे। पहले देखते हैं हम लोग ऊपर वाले को। देखिए कह रहा है कि दो या दो से अधिक क्लियर है, कहा जा रहा है कि दो से अधिक अवयवों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है। अगर दो या दो से अधिक अवयव है, ठीक है, यानी अवयव यानी क्या, जो दो या दो से अधिक पदार्थ है, पदार्थ कह लीजिए, तत्व कह लीजिए, ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, समांग मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं, ठीक है। तो दो या दो से अधिक तत्वों के समांग मिश्रण कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो अगर हम लोग एग्जांपल में ले तो किस क्या हो जाएगा, आपका पानी और हम चीनी का अगर एग्जांपल है, तो क्या ये आपका जो है समांग मिश्रण बनेगा, बोलिए। क्या आपका जो है पानी और चीनी का जो है मिश्रण अगर हम बनाते हैं तो क्या ये समांग मिश्रण बनेगा। तो आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल सर जी बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि आपका जो है अगर चीनी पानी के अंदर घुल जाता है तो क्या होता है, वो सभी जगह पे जो है एक समान दिखाई देता है। यानी कहीं पे जो है उसमें कोई अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है। हम लोग देख कर नहीं बता सकते हैं कि इसमें पानी जो में जो है चीनी घुला है या नहीं घुला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका जो पानी और चीनी का जो है क्या हो जाएगा, समांग मिश्रण जो है बन सकता है। और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, विलयन कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि विलय और विलायक मिलकर जिस मिश्रण को बनाते हैं, या फिर विलय और विलायक के मिलने से जो मिश्रण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक है। तो आप अभी आप लोग कहिएगा कि सर जी ये ठीक है, लेकिन ये विलय और ये आप जो बोल रहे हैं विलायक, ये क्या होता है हमें तो ना समझ में आ रहा है। कृपया इसे हमें बताने का कष्ट कीजिए। तो देखिए हम बता रहे हैं आपको। आपका जो विलय होता है वो क्या होता है, अगर आप कोई मिश्रण बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई मिश्रण बना रहे हैं तो उसमें जिस पदार्थ की जो है सबसे कम मात्रा होती है, ठीक है। जैसे आप पानी और चीनी का जो है हम लोग क्या किए, मिश्रण बनाए, तो इसमें क्या चीनी अधिक होगा या फिर पानी अधिक होता है। तो मान लीजिए अगर आप पानी 100 ml ले रहे हैं और उसमें जो है चीनी कितना 20 ग्राम डाल रहे हैं, ठीक है। 100 ml में चीनी आपका जो है 20 ग्राम है, तो आपका मात्रा किसका ज्यादा है, आपका पानी का जो है मात्रा ज्यादा है और चीनी का मात्रा कम है। तो क्या हो जाएगा, आपका चीनी जो है क्या हो जाएगा, आपका विलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीनी जो है आपका विलय हो जाएगा। और वही आपका बात किया जाए कि आपका जो विलायक का, तो आपका पानी क्या हो जाएगा, पानी विलायक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मात्रा जो है अधिक होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि विलय किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा विलायक में घुलने वाले पदार्थ को या फिर विलायक में घुलने वाले तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, विलय कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे अगर कोई पूछता है कि विलायक किसे कहेंगे, तो उसी का अपोजिट आप बता सकते हैं, विलय को जिस अवयव में घोला जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं विलय को जिस में घोला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए कि सर जी विलायक, एक नोट आप लोग याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने अभी यहाँ पे बताया है इसी से रिलेटेड,
कि जो आपका मिश्रण होता है, मिश्रण में जो है विलेय का मात्रा जो है कम होता है और विलायक का मात्रा जो है क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई अगर पूछता है, अगर एग्जाम में फिर आपके टीचर कोई पूछते हैं कि बताइए सर जी विलेयन के कितने भाग होते हैं, क्या विलेयन के भाग, ठीक है, विलेयन के 2 भाग होते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। ठीक है, 2 भाग होता है। पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा आपका विलेय, उसके बाद दूसरा आपका क्या हो जाएगा, विलायक। यहां तक क्लियर है? ये 2 जो आते हैं आपके क्या होते हैं, आपके विलेयन के भाग होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं यहां तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आप बोलिएगा कि सर ठीक है इसका प्रकार भी होता है विलेयन के, जरा ये भी बता दीजिए। तो जी हाँ, इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि जल में घुलने वाले विलेयन के आधार पे, यानी अगर जल में जो अवयव हम लोग घोल के मिश्रण जो बनाते हैं उसके आधार पे, तो देखिए आपका जो है जल के आधार पे आपका विलेयन। ठीक है, लिखते हैं हम लोग क्या, जल के आधार पे, जल के आधार पे, आधार पे विलेयन के प्रकार। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें जल के आधार पर विलेयन के प्रकार के, तो देखिए आपके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका जलीय विलेयन, जलीय विलेयन, और दूसरा अगर बात की जाए तो वो होगा क्या आपका अजलीय विलेयन। ठीक है, अजलीय विलेयन। ठीक है, अब बोलिएगा सर जी अब जलीय विलेयन क्या होता है, अजलीय विलेयन क्या होता है, ये बता दीजिए। तो देखिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जिस विलेयन में, ठीक है, क्या अगर कोई विलेयन हम ले रहे हैं उसमें अगर विलायक, ठीक है, क्या विलायक, लायक, अगर कोई विलेयन है उसमें अगर कोई विलायक जल हो, विलायक, ठीक है, विलेयन है और उसमें क्या होता है, विलेयन में क्या होता है, विलायक होते हैं और विलेय होते हैं। तो विलायक क्या हो आपका जल हो, तो वैसे मिश्रणों को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे विलेयन को हम लोग क्या कहेंगे, जलीय विलेयन कहेंगे। ठीक है, अगर विलेयन के एक हिस्से में यानी एक भाग यानी आपका विलायक क्या हो, जल हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जलीय विलेयन कहेंगे। ठीक है, अगर अगर बात की जाए कि अजलीय विलेयन का, तो इसका क्या हो जाएगा, विलेयन का विलायक वाला भाग अगर जल ना हो तो क्या हो जाएगा आपका ये अजलीय मिश्रण हो जाएगा या फिर अजलीय विलेयन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को अच्छी तरह से जो है समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां तक तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। हम लोग जो है किस आधार पे देख लिए, हम लोग तो देख लिए कि जल में जो है घुलने के आधार पे जो है आपके जो है विलेयन के प्रकार कितने 2 होते हैं, जलीय विलेयन, अजलीय विलेयन। ठीक है, हम लोग तो ये देख लिए, लेकिन अब हम देखेंगे पदार्थों के घुलने के आधार पे। ठीक है, अगर कोई पदार्थ घुल रहा है तो उसके आधार पे जो आपके जो है विलेयन जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब बारी आती है इसको देखने के। तो देखिए हम लोग क्या देखेंगे, देखेंगे पदार्थों के घुलने के आधार पे, घुलने के आधार पर विलेयन के प्रकार। ठीक है, अगर बात की जाए पदार्थों के घुलने के आधार पे विलेयन के प्रकार की, तो देखिए 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। अगर बात की जाए कि पहले प्रकार कौन सा होता है, तो देखिए आपका पहला प्रकार जो होता है आपका क्या होता है, संतृप्त विलेयन होता है। ठीक है, संतृप्त विलेयन। ठीक है, संतृप्त विलेयन। दूसरा प्रकार की बात की जाए तो हो जाएगा आपका असंतृप्त विलेयन। ठीक है, असंतृप्त विलेयन। और तीसरा अगर बात की जाए तो तीसरा जो होता है आपका क्या, अति संतृप्त विलेयन। ठीक है, अति संतृप्त विलेयन, संतृप्त विलेयन। यहां तक क्लियर आप सभी को, उम्मीद करता है यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं आपका जो पहला है संतृप्त विलेयन, इसको आखिर ये क्या कहता है।
पहले अब हम लोग समझेंगे संतृप्त विलयन के बारे में, उसके बाद हम लोग एक एक करके इन दोनों के बारे में फिर देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं संतृप्त विलयन के बारे में। आपका जो पहला प्रकार है संतृप्त विलयन को समझते हैं आखिर ये क्या कहता है। तो देखिए अगर बात की जाए कि संतृप्त विलयन सर जी कहते किसके है, तो देखिए कहा जा रहा है कि किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन, ठीक है। यानी विलयन का मतलब क्या, हम लोगों ने देखा कि कौन सा विलयन, विलयन क्या है, समांग मिश्रण को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, विलयन कह रहे हैं, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है किसी निश्चित ताप पर, यानी तापमान को ही जो क्या कहा जा रहा है, निश्चित कहा जा रहा है। उस ताप पर अगर कोई विलयन है, ठीक है, जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो और उस विलयन में विलय की और अधिक मात्रा नहीं जा सकती है, यानी नहीं घोली जा सकती है। यानी बोला जा रहा है अगर कोई आपके पास विलयन है उसमें जो है क्या कहा जाए कि आपका जो विलय है, जैसे अगर विलयन का बात की जाए तो हम लोग ले रहे हैं आपका चीनी पानी का विलयन, ठीक है। इसमें जो हम लोग मान लीजिए चीनी पानी का, इसमें आपका जो है विलयन हो गया, ठीक है। इसमें जो है कहा जा रहा है कि चीनी आपका क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, और विलायक क्या हो जाएगा, आपका पानी हो जाएगा, ठीक। तो कहा जा रहा है कि आपके विलयन में, यानी इस विलयन में विलय की जो है अधिकतम मात्रा घुली हो, ठीक है। इसमें जो है विलय की जो है अधिकतम मात्रा जो है घुल चुका है, यानी कहा जा रहा है कि इसके बाद इसमें और नहीं घुल सकता है। वही बात है कि विलय की और अधिक मात्रा जो है ना घुले, ठीक है। इसमें और अगर हम जैसे मान लीजिए ये लिमिटेड जो है इसमें जो है घुल चुका है, इसमें जितना चीनी घुलना था वो घुल गया है। अब हम जब चीनी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो ये हमें चीनी इतना नहीं बैठाना नहीं है, मतलब बोला जा रहा है कि इसमें जो है क्या हो जाए, पूरा जो है जिसमें जो है और अब विलय अगर डाले तो वो घुले ना, ठीक है। तो वैसे मिश्रण आपके विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे विलयन को हम लोग जो है आपका संतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर बात की जाए असंतृप्त विलयन की, ठीक है, संतृप्त विलयन तो समझ में आ गया, ठीक है। असंतृप्त, ठीक है, क्या, असंतृप्त, असंतृप्त विलयन, ठीक है। तो इसका अगर बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, इसी आधार पर लिखेंगे किसी निश्चित ताप पर बना, ठीक है। तो यहाँ पे निश्चित ताप है तो निश्चित ताप हम लोग नहीं लिखेंगे, लिखेंगे किसी विलयन में, क्या लिखेंगे, किसी विलयन में जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो लेकिन और अधिक विलय जो है घोली जा सकती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। यानी बोला जा रहा है किसी आपका जो कोई अगर विलयन है उसमें जो है विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। यानी अब चलिए अब हम लोग देख लेते हैं संतृप्त विलयन को आखिर एक बार लिख कर कि आखिर संतृप्त विलयन कहते हैं किसे, ठीक है, ताकि आप लोग जो है आसानी से लिख लेंगे। क्या लिखिएगा आप लोग, विलयन, ठीक है। तो लिखिएगा किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा घोली जाए, और अधिक मात्रा घोली जाए और वह घुल जाए तो इसे ही असंतृप्त विलयन, ठीक है, कहते हैं। यहाँ तक क्लियर आप सभी को, कोई दिक्कत, इसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। यानी अगर बोला जा रहा है जैसे हम लोग यहाँ पे देखे वैसे ही यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यानी कहा जा रहा है कि अगर कोई विलयन है और उसमें जो है विलय की मात्रा और अधिक घोली जा सकती है, ठीक है, तो वैसे विलयनों को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे विलयनों को हम लोग असंतृप्त विलयन कहेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये दोनों के दोनों टॉपिक जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आप सभी का जो अगला टॉपिक है उसको देखते हैं, यानी अति संतृप्त विलयन को देखते हैं आखिर ये क्या कहता है। अब हम लोग समझते हैं तीसरे प्रकार को, देखते हैं आखिर ये क्या है। देखिए आपका जो तीसरा प्रकार जो कहा जा रहा है अति संतृप्त विलयन, ठीक है,
ये क्या है आपका अति संतृप्त विलयन जो है आपका ये टॉपिक है। और इसके अंतर्गत जो है कहा जाए कि जब जो है संतृप्त विलयन के ताप को बढ़ाया जाता है, यानी अब हम लोगों ने देखा कि कोई संतृप्त विलयन जो क्या होता है निश्चित ताप पर जो है होता है, ठीक है। और निश्चित ताप पर जो क्या होता है वो संतृप्त विलयन क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो है विलय के कण जो है और नहीं मिल सकते हैं। लेकिन वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब संतृप्त विलयन के ताप को बढ़ाया जाता है तो विलय की और अधिक मात्रा घुल जाती है। इस प्रकार के विलयन को हम लोग अति संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। यानी कहा जा रहा है कि अगर कोई जो है हमारे पास विलयन है, क्या है, कौन सा विलयन है, हमारे पास संतृप्त विलयन है, और उसके ताप को हम लोग जो है और बढ़ा दे रहे हैं, यानी टेम्परेचर जो है और बढ़ा दे रहे हैं, और उसमें विलय के कण जो है उसमें घुल रहे हैं, और जो है विलय के कण जो है घुल रहे हैं, तो ऐसे मिश्रणों को हम लोग क्या कहते हैं, अति संतृप्त मिश्रण, अति संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप सभी को, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे के जो भी आपके टॉपिक्स होंगे उनको देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इस वीडियो को जो है अंत तक देखे होंगे, और आप सभी को जो है ये वीडियो जो है पूर्ण रूप से जो है पसंद आई होगी। एक एक टॉपिक जो है आप सभी को जो है अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, टेक केयर।